वैसे तो देखो इसरो ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़बरदस्त और सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किए हैं, बट देखो अभी तक ह्यूमन बींग्स को इसरो स्पेस में नहीं भेज पाया है। यानी कोई भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुली इसरो नहीं लॉन्च कर पाया है। और इसे अचीव करने के लिए इसरो का एक एम्बिशियस मिशन है गगनयान मिशन। इस गगनयान मिशन के थ्रू इसरो अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को शो करना चाहता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि भैया हम भी ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज सकते हैं। तो होगा क्या इस गगनयान मिशन में? इस मिशन में देखो इसरो के द्वारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी ना स्पेस में, वो अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट में एंटर करेगी। लेकिन खास बात यह है, स्पेस फ्लाइट में एक क्रू मॉड्यूल होगा। जो क्रू मॉड्यूल होगा ना, उसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनको वापस धरती पर सेफली लैंड करवाया जाएगा। यही सबसे बड़ी खास बात है इस मिशन की। वैसे देखो आप लोग तो ये सब चीजें नहीं सोचते, लेकिन एक आम आदमी ये सोच सकता है कि इस प्रकार के मिशन का फायदा ही क्या है। देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अर्थ पर ना ठीक से नहीं हो सकते, क्योंकि अर्थ पर तो आपको पता है ग्रेविटी अप्लाई होती है अर्थ की। लेकिन स्पेस में जहां अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैपेबिलिटी इसरो शो करेगा ना, तो अनेकों एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट करते करते ना एडवांस टेक्नोलॉजी इसरो हासिल कर लेगा, और फिर वही टेक्नोलॉजी अर्थ पर यूज की जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में। इससे देश टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस्ड होगा, बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी, नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आएंगी। इसके अलावा जाहिर तौर पर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तो स्पेस को और बेहतर ढंग से एक्सप्लोर किया जा सकता है। वैसे देखो फर्स्ट भारतीय राकेश शर्मा हैं जो स्पेस में गए। उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने रिप्लाई किया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट तो गए हैं स्पेस में, बट इसरो नहीं भेज पाया है। ठीक ऐसा ही है जैसा कि आपका दोस्त गाड़ी लेके कहीं पे जा रहा है किसी सिटी में, आप बोलते हो यार मुझे भी ले जाओ, तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स ना उसी प्रकार से गए हैं। कोई दूसरी स्पेस एजेंसी की फ्लाइट जा रही, जैसे रोसकोस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की है, ये अपना स्पेस फ्लाइट भेज रही, तो इंडिया ने बोला कि यार हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के ले जाओ। लेकिन इस बार ये जब फाइनली मिशन लॉन्च किया जाएगा ना गगनयान, तो हमारी खुद की कार होगी, यानी खुद की स्पेस फ्लाइट होगी। अभी तक देखो सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो सक्सेसफुली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च कर पाए हैं। कौन कौन से हैं आपको पता ही है, यूएसए, चाइना और रशिया। तो इस मिशन से संबंधित ना बेसिक जानकारी पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद अभी कंटेक्स्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। अभी इसी गगनयान मिशन से संबंधित एक सक्सेसफुल टेस्ट इसरो ने कंडक्ट किया है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे इससे पहले कि गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले, कितनी लागत आएगी? 9023 करोड़। इसके अलावा कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? GSLV मार्क 3, जिसको अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है, ये यूज किया जाएगा गगनयान मिशन में। अब देखो इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई किया जा चुका है स्पेशली इस मिशन के लिए, और जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बाद इस रॉकेट का नाम हो गया है ह्यूमन रेटेड LVM-3। ऐसा देखो इसलिए, आपको पता है जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, कितनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत सारी वाइब्रेशंस जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा नॉइस रिलीज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना रॉकेट के साथ जो क्रू मॉड्यूल लगा होगा ना, अब उस क्रू मॉड्यूल में ह्यूमन बींग्स भी होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, तो ऐसा ना हो कि रॉकेट लॉन्च करते वक्त जो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उसकी वजह से क्रू मॉड्यूल के जो दरवाजे हैं वो फट जाएं, इतनी ज़्यादा नॉइस जनरेट हो कि उस नॉइस से सर्वाइव ना कर सकें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वहाँ पे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ना रॉकेट की कैपेबिलिटी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि ह्यूमन बींग्स उस मॉड्यूल में सर्वाइव कर सकें जो रॉकेट के साथ में अटैच होगा। तो आप समझ गए मतलब क्या है ह्यूमन रेटेड LVM-3 का। अगर यूपीएससी पूछ ले कि LVM-3 तो पता है, ह्यूमन रेटेड LVM-3 क्या है? ह्यूमन रेटेड का मतलब यही है
कि रॉकेट के साथ जो क्रू मॉड्यूल है उसमें ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सके, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है LVM-3 में। इसके बाद बारी आती है एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की। जिन एस्ट्रोनॉट्स को इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा उनकी ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि स्पेस में तो माइक्रोग्रेविटी होती है, वेटलेसनेस वाली सिचुएशन होती है, ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी। तो ऐसा लगता है कि इंसान हवा में ना फ्लोट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए ना ट्रेनिंग चाहिए, और हमने तो पास्ट में ऐसे मिशंस भेजे नहीं हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है रशिया से इस मिशन में पार्टनरशिप करके हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेज के ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि स्पेस में कैसे सरवाइव करना है। इस मिशन के लिए देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमारे देश में काम कर रही हैं, बहुत सारी लैब्स, जैसे DRDO, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एस्ट्रोनॉट्स प्रोवाइड कर रही हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएंगे जब क्रू मॉड्यूल वापस धरती पर आएगा ना, जैसे यहाँ से देखो ये क्रू मॉड्यूल, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। ये वापस धरती में आएगा, पैराशूट से खुलेगा, तो उस समय वेदर कैसा होगा, लॉन्च करते वक्त वेदर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज, अब चूंकि मॉड्यूल जो है अगर कोई इमरजेंसी आ गई तब भी, और सक्सेसफुली जब वापस स्पेस से आएगा तब भी ओशन में लैंड करेगा, तो इसलिए ये सारी मैरीटाइम एजेंसीज का सहयोग भी चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का भी सहयोग चाहिए, CSIR लैब्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो इन सब एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के बीच कोलैबोरेशन हो रहा है इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। तो अब ये देखिए, थोड़ी और टेक्निकल्स में जाते हैं। ये तो रॉकेट है जिसकी अभी हमने बात की थी, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और बना दिया गया है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है? अब देखो रॉकेट के साथ ना ये लगा होगा, ये पूरा मॉड्यूल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल अटैच होगा इस रॉकेट के साथ में। अब इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में ना दो चीजें हैं, एक तो क्रू मॉड्यूल, ये ऊपर वाला जो है ना, जो थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, मतलब थोड़ा रंगीन सा लग रहा है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे। एस्ट्रोनॉट से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे इस क्रू मॉड्यूल में मौजूद रहेंगी ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो उनको करना है वहाँ पे, उनको टाइम पास किससे करना है, खाना पीने का सामान, सब कुछ यहाँ इस क्रू मॉड्यूल में होगा। और जो नीचे है ना, ये है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में वो सारी चीज़ें होगी, प्रोपल्सन, इस मॉड्यूल को, पूरे ऑर्बिटल मॉड्यूल को प्रोपल्सन देने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस नीचे वाले सर्विस मॉड्यूल में होंगी। आसान भाषा में आपको बोलूं, ये रॉकेट है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसके साथ अटैच होगा ये पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ऊपर वाला घर मान लीजिए क्रू का, घर में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे क्रू मॉड्यूल के अंदर, और नीचे सर्विस मॉड्यूल, इसे आप इंजन मान लीजिए, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रोपल्सन, वो सारी चीज़ें इस नीचे वाले सर्विस मॉड्यूल में होंगी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं आज इसरो ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, क्या किया है। देखो, इस पूरे गगनयान मिशन में ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है? आंसर दीजिए, वो क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रू की सेफ्टी। ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजा जाएगा, आपको पता है चैलेंजेस बहुत सारे हैं। रॉकेट संबंधी चैलेंजेस तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन उनको वापस लाना, जब देखो ये जो क्रू मॉड्यूल है वापस अर्थ में एंटर करेगा, आपको भी पता है वापस अर्थ में एंटर करते वक्त एयर का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट जनरेट होती है काफ़ी सारी, और एकदम से डी एक्सेलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे गंभीर तरह के चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करना जरूरी है इससे पहले ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाए। और इसरो का कहना है हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और बिल्कुल भी एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उसी के तहत इसरो ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट देखो, नाम था फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन। फिर से बोलता हूं, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन। टीवी का मतलब है यहां पे टेस्ट व्हीकल। इसरो ने क्या किया,
एक स्पेशल प्रकार का टेस्ट व्हीकल डेवलप किया जिसमें सिंगल स्टेज और लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट इस्तेमाल किया गया, सस्ता सा। उस पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ये आज का एक्सपेरिमेंट क्रू एस्केप सिस्टम को चेक करने के लिए किया गया। आप बोलोगे सर ये क्रू एस्केप सिस्टम क्या है? जैसा देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्रू एस्केप, मान लीजिए रॉकेट लॉन्च किया गया और रॉकेट में ऑर्बिटल मॉड्यूल भी है और इस रॉकेट के साथ जो मॉड्यूल है उसमें एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। लेकिन देखो थोड़ा ऊपर गया रॉकेट, उसी समय रॉकेट में कोई दिक्कत आ गई, डर लगने लगा कि एकदम से रॉकेट फट सकता है। और रॉकेट के साथ अटैच है क्रू मॉड्यूल। अब क्रू मॉड्यूल में ह्यूमन बींग्स की जान तो खतरे में आ जाएगी अगर रॉकेट फट गया तो ना ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो क्रू मॉड्यूल है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से डिटैच हो जाए रॉकेट से और क्रू मॉड्यूल रॉकेट से डिटैच होके सेफली वापस अर्थ पर लैंड कर सके। ये है क्रू एस्केप सिस्टम। मैं फिर से बोलता हूं, देखो रॉकेट के साथ ये क्रू मॉड्यूल अटैच होता है, लेकिन हो सकता है कि इमरजेंसी में ऐसा हो जाए कि रॉकेट थोड़ा सा ऊपर हो गया लेकिन रॉकेट में कोई दिक्कत आ गई, आग लग गई। तो ऐसी सिचुएशन में ना ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो क्रू मॉड्यूल है वो एकदम से अलग हो जाए रॉकेट से और सेफली धरती पर लैंड कर सके। इमरजेंसी में यूज होने वाला यह सिस्टम होता है क्रू एस्केप सिस्टम। अब आप बोलोगे सर रशिया, चाइना, यूएस, इन देशों ने तो बहुत बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है। क्या कभी इनके साथ ऐसा हुआ है कि ऐसी नौबत आन पड़ी कि रॉकेट के साथ लगे क्रू मॉड्यूल को डिटैच करना पड़ा? इसका आंसर है यस। 2018 की एक घटना है। रशिया का एक रॉकेट सोयूज FG, इस रॉकेट की सहायता से एक मिशन लॉन्च किया गया था, एक्सपीडिशन 57। और इस मिशन में जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहे थे ना उनको जाना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। लेकिन देखो रॉकेट अभी 50 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचा था, पता लग गया एकदम से कि रॉकेट में दिक्कत है, आग लग सकती है। तो उसी समय तुरंत की तुरंत जो क्रू मॉड्यूल था वो रशिया के इस सोयूज रॉकेट से डिटैच हो गया और बाद में ये जो क्रू मॉड्यूल था ना पैराशूट के माध्यम से लैंड किया। कहाँ पे? लॉन्च साइट से 402 किलोमीटर की दूरी पर कजाकिस्तान में इस क्रू मॉड्यूल ने लैंड किया। इस क्रू मॉड्यूल में ना उस समय 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, एक नासा का, एक रशिया का। एक रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने भेजा था, एक नासा ने भेजा था। तो कुल मिला के दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे ना उनकी जान बच गई इस क्रू एस्केप सिस्टम की वजह से। तो ये क्रू एस्केप सिस्टम का होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी इमरजेंसी से हैंडल किया जा सके और क्रू जो है वो डिटैच हो जाए तुरंत की तुरंत रॉकेट से। इसरो के लिए एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए पहले ना 2022 डेडलाइन रखी गई थी इस मिशन की, लेकिन इसरो ने सरकार को बोला कि हम पूरा सेफ सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें और समय चाहिए। आज जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ ना ये सफलतापूर्वक कंडक्ट हो गया। ये जो टेस्ट रॉकेट था ना, टेस्ट व्हीकल D1, ये देखो 17 किलोमीटर की हाइट तक गया और उसके बाद इस रॉकेट से क्रू सिस्टम एस्केप हो गया। काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, तो सफलतापूर्वक ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म कर लिया गया है। अभी तो देखो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेजने से पहले अनक्रूड स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी, उसमें रोबोट को भेजा जाएगा व्योममित्रा। मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से पहले एक अनक्रूड स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी और उस अनक्रूड स्पेस फ्लाइट में रोबोट भेजा जाएगा व्योममित्रा। एनिमल्स को नहीं भेजा जाएगा। कुछ स्पेस एजेंसीज जो हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे एनिमल्स को भेजती हैं, पहले ये पता लगाने के लिए कि स्पेस में कैसा फील होगा, माइक्रोग्रेविटी में सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि क्रू मॉड्यूल में सर्वाइवल कंडीशंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेस एजेंसीज एनिमल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन व्योममित्रा का इस्तेमाल किया जाएगा इसरो के द्वारा, जिस पे सेंसर्स लगे होंगे और हर प्रकार की कंडीशंस को सेंस किया जाएगा व्योममित्रा के द्वारा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। आसमान में हाइट से क्रू मॉड्यूल जितने वेट का एक मॉड्यूल गिराया गया और सफलतापूर्वक वो मॉड्यूल जो था वो सी में लैंड कर गया। ये टेस्ट तो देखो पिछले साल नवंबर में परफॉर्म कर लिया गया था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ये काइंड ऑफ पैराशूट
की सहायता से वो मॉड्यूल आसानी से उतर सके, ये सब चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं गगनयान मिशन के, वैसे तो शुरुआत में ही बताया था, लेकिन फिर भी जल्दी से देख लीजिए। इनोवेशन एनवायरनमेंट, देखो इससे हमारे देश में ना यूथ में साइंस के प्रति क्रेज और ज़्यादा बढ़ेगा, इनोवेशन का एक इकोसिस्टम पैदा होगा। मैन मिशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करेगा ये गगनयान मिशन। फ्यूचर में वो एक्सप्लोरेशन जिसमें ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता है, तो वो एक्सप्लोरेशन भी इसरो के द्वारा किया जा सकते हैं इस मिशन के सफल होने के बाद। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्योंकि देखो इस मिशन से संबंधित सारे कंपोनेंट्स देश में ही मैन्युफैक्चर होंगे, डेवलप होंगे, तो जॉब जनरेट होंगी। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेशन मिलेगा कि स्पेस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया जाए। ह्यूमन बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी, देखो गगनयान मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी ना, वो बाद में सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया ने अगर सफलतापूर्वक ये टेक्नोलॉजी शो की तो फ्यूचर में और देशों के साथ में इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन इंडिया के हो सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, कई सारी दूसरी स्पेस एजेंसीज, डिसिप्लिन, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, CSIR, मरीन डिपार्टमेंट, ये सारे जो हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं इस मिशन को सफल बनाने के लिए। तो कुल मिला के ये सारे फायदे हैं। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, ह्यूमन सर्वाइवल टेक्नोलॉजी। ह्यूमन सर्वाइवल की टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। ट्रेनिंग इसरो रशिया से दिलवा रहा है, ये भी एक दिक्कत थी लेकिन अब सोल्व कर लिया गया है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो इसरो जो भी डिसीजन लेता है ना, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए लेता है। 9,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में, जो कि देखो बाकी स्पेस एजेंसी से कंपेयर करें तो कम है। नेक्स्ट, ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन बींग्स को वापस अर्थ पर लेके आना बिगेस्ट चैलेंज है, और स्पेस कंडीशंस का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब लास्ट में क्या किया जा रहा है इसरो के द्वारा, मेटिकुलस टेस्टिंग की जा रही है, छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से इसरो के द्वारा टेस्ट की जा रही है। दूसरे देशों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चाइना, रशिया, USA, ये तो ऑलरेडी स्पेस फ्लाइट लॉन्च कर चुके हैं ना सक्सेसफुली, तो उनसे सीखा जा रहा है। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है एस्ट्रोनॉट्स को, ताकि वो किसी भी प्रकार के फिजिकल या मेंटल चैलेंज के लिए तैयार रहें। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, इस मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च होना ये हमारे पूरे देश की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मोरल बूस्टर का काम करेगा, और इसके बाद हमारे देश में ना स्पेस टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप होगा। जैसे USA वगैरह के देश में है, वहाँ पे जिसके पास में पैसा है वो स्पेस में घूम के आना चाहता है तो घूम के आ सकता है। तो हमारे देश में भी स्पेस टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा इस मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद। तो ये पूरा आर्टिकल डिटेल से हमने डिस्कस किया गगनयान मिशन से संबंधित। आपकी क्या राय है इस मिशन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित है, और आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो पूरा MSP का कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस में जो GS पेपर 3 में MSP का कंसेप्ट है ना एग्रीकल्चर में, वो आपका रिवाइज करवा देता हूं। अभी कंटेक्स्ट ये है, 18 अक्टूबर 2023 को यूनियन गवर्नमेंट ने ना 6 रबी क्रॉप्स के लिए MSP को इंक्रीज करने की घोषणा की। अभी इनको उगाया जाएगा इन क्रॉप्स को, और मार्केटिंग इनकी होगी 2024-25 में। MSP को देखो इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s में। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था मैं आपको बताता हूं। देखो मान लीजिए आप किसान हो, आप किसी फसल के बीज बोते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो उस सीजन में, बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करते हो फसल को उगाने में, लेकिन फसल भी आपकी अच्छी पैदा हुई बट मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपको ना अपनी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जितना पैसा, जितनी मेहनत की आपने, उतना भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर जब इंडिया को फूड के मामले में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी ना, फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना था, तो इंडिया ने किसानों को कहा, सरकार ने किसानों को कहा कि ना हर सीजन से पहले हम एक प्राइस आपके लिए कुछ फसलों के लिए अनाउंस करेंगे, कुछ भी हो जाए उस फसल को हम आपकी उस फसल को परचेज करेंगे इस रेट पे, कम से कम इतना रेट तो हम देंगे ही, उससे ज़्यादा रेट आपको मार्केट में मिलता है तो आप बेच सकते हो, लेकिन
उस मिनिमम प्राइस की तो हम गारंटी देते हैं कि उस मिनिमम प्राइस पे हम आपकी जो फसल है वो परचेज करेंगे। यहां से एमएसपी का कंसेप्ट निकल के आता है। ये वो मिनिमम प्राइस है जिसकी सरकार गारंटी देती है कि इस प्राइस पे हम आपकी फसल को प्रोक्योर करेंगे। वैसे देखो, सरकार एमएसपी तो 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए अनाउंस करती है, बट प्रोक्योर खुद से 2-3 फसलें ही करती हैं, जैसे वीट, पैडी यानी राइस। बाकी के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करके छोड़ देती है। प्री में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन रेकमेंड करता है एमएसपी? इसका आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन रेकमेंड करता है हर एक क्रॉपिंग सीजन से पहले। इसके अलावा गन्ने के लिए फेयर एंड रीनमरेटिव प्राइस भी इसी कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। एमएसपी 23 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है, 7 सीरियल्स, 5 पल्सीज, 7 ऑयल सीड्स और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स। समझ गए? और देखो, गवर्नमेंट ना लीगली बाउंड नहीं है कि हम उसको एमएसपी पे फसलें प्रोक्योर करनी ही है। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को बोलता है। सब कुछ जो डिसाइड हुआ है ना, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से डिसाइड हुआ है, सरकार के एक ऑर्डर से डिसाइड हुआ है। याद कीजिए, किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी एक मांग ये भी थी कि आप पूरे एमएसपी सिस्टम है ना, इसके लिए कानून बना दो। अगर सरकार कानून बना देती फिर तो कानून के हिसाब से लीगली ऑब्लिगेटरी हो जाता सरकार के ऊपर में कि आपको इस रेट पे फसल प्रोक्योर करनी ही है। अगर नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रही है सरकार। समझ गए? अब देखो, एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना किसान को कॉस्ट आता है ना फसल के उगाने में, कम से कम उससे 50% ज़्यादा एमएसपी होना चाहिए। मान लीजिए मुझे 100 रुपये का खर्चा आया 1 यूनिट पैडी उगाने में, तो फिर सरकार को एमएसपी अनाउंस करना चाहिए 150। अब सरकार कॉस्ट कैसे निकाल रही है फसल को उगाने में, उस पर भी विवाद है। किस फार्मूले से सरकार कॉस्ट निकाल रही है? किसान कहते हैं सरकार का जो फॉर्मूला है कि इतना कॉस्ट आया फसल को उगाने में, वो फॉर्मूला खराब है। इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं एमएसपी रेजीम के? सेफ्टी नेट है, इंश्योरेंस है किसानों के लिए। मार्केट फ्लक्चुएट हो उससे उनको मुक्ति मिलती है, कम से कम गारंटी मिलती है। फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्योंकि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोक्योर करती है फॉर एग्जांपल वीट एंड पैडी। तो फिर एफसीआई के पास में गोडाउन्स भरे रहते हैं। जब मान लीजिए रेट एकदम से बढ़ जाए तो एफसीआई वीट एंड पैडी को मार्केट में रिलीज कर देती है और रेट कम हो जाते हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है सरकार के द्वारा प्रोक्योरमेंट के माध्यम से, एमएसपी सिस्टम के माध्यम से। हाँ, एक पॉइंट यहां पे ये रह गया, एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने यह भी कहा था पैडी एंड वीट के अलावा बाकी जो क्रॉप्स है ना, उनके लिए भी एमएसपी अरेंजमेंट सरकार को करने चाहिए। मतलब उनको भी प्रोक्योर करना चाहिए जैसे वीट एंड पैडी को सरकार के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। तो एमएसपी सिस्टम रूरल पॉवर्टी को खत्म करने का एक जरिया है। किसान सीजन से पहले डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी फसल उन्हें उगानी है। मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस वोलेटिलिटी को, मतलब कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है ये एमएसपी सिस्टम। इसके बाद एफसीआई जो चीज़ें प्रोक्योर करती हैं उनको सरकार पीडीएस के थ्रू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांटती भी है। तो वो भी पॉसिबल हो पाता है एमएसपी रेजीम की सहायता से। नेक्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सरकार इंश्योर कर सकती है। मान लीजिए सरकार चाहती है कि ये फसल किसान ज़्यादा उगाएं तो उसका एमएसपी सरकार इंक्रीज कर सकती है। मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अचीव किया जा सकता है एमएसपी के थ्रू। और एमएसपी रेजीम के थ्रू किसान फार्मर्स को एंकरेज कर सकती है कि आप इनपुट्स पे ज़्यादा खर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च कीजिए, क्योंकि एमएसपी ज़्यादा होगा तो किसान की बचत ज़्यादा, बचत ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। और सबसे लास्ट में आत्मनिर्भर भारत। गवर्नमेंट ने ना पर एकड़ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे काफ़ी फोकस किया है ताकि इंडिया ना फूड के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो और दालें वगैरह जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ना, ऑयल सीड्स दालें, वो भी ना इंपोर्ट करनी पड़े। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी ऑन क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो, एमएसपी रेजीम का ना नुकसान भी हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। जैसे पंजाब हरियाणा में खास करके कायदे से पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि एमएसपी ज़्यादा है पैडी के लिए
तो यहाँ पे किसान नीचे से पानी निकाल के, चूंकि पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए ना, तो नीचे से पानी निकाल के पैडी की खेती करते हैं, जिससे ग्राउंड लेवल काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। उसी प्रकार से गन्ने की खेती भी कायदे से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये फेयर एंड रीजनेबिलिटी प्राइस, ये तो हमने डिस्कस किया। ये मिनिमम प्राइस होता है जो अनाउंस किया जाता है सरकार के द्वारा कि गन्ना किसान इस रेट पे अपनी जो फसल है गन्ने की वो शुगर मिल्स को बेचेंगे। तो ये होता है एफआरपी। एफआरपी गन्ने के लिए होता है। इसके लिए भी रिकमेंडेशन दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एंड फिक्स किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। अब चैलेंजेस क्या हैं एमएसपी रेजीम में? सबसे पहले तो देखो, क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी डिसरप्ट हो गया है। जैसे हमने बताया कि पंजाब हरियाणा में पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए, गन्ने की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। क्यों? एमएसपी दोषी। अभी भी यील्ड पर हेक्टेयर काफ़ी कम है हमारे देश में दूसरे देशों के कंपैरिजन में। बहुत बार एमएसपी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कैसे? मान लीजिए सरकार ने ज़्यादा एमएसपी अनाउंस कर दिया, तो अब किसान की फसल एमएसपी से ज़्यादा से बिकेगी या कम से कम एमएसपी पे बिकेगी। तो फिर देखो, मार्केट में किसान की फसल को महंगी लिया जा रहा है, तो वैल्यू प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कंज्यूमर महंगी ही उस फसल को परचेज करेगा। मतलब जैसे कणक है, वीट है, अगर किसान ने महंगा बेचा तो थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोसेसिंग होगी, तो कंज्यूमर जो आटा परचेज करेगा आशीर्वाद का फॉर एग्जांपल, वो महंगा ही परचेज करेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री से संबंधित पॉइंट है। काफ़ी बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी अनाउंस कर देती है गन्ने के लिए, लेकिन उसके बाद बोनस दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो गन्ना बहुत ज़्यादा महंगा किसानों से लिया जाता है शुगर मिल्स के द्वारा। इससे शुगर के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं और शुगर मिल्स के ऊपर डेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ये वही बात है जो हमने डिस्कस किया कि पंजाब हरियाणा में पैडी उगाई जाती है, स्टबल बर्निंग होती है, फिर पैडी के उगाने की वजह से ग्राउंड वाटर काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट, बहुत से किसानों को अवेयरनेस नहीं है एमएसपी के बारे में। डिले इन पेमेंट्स में काफ़ी डिले होता है। जैसे आप इसी का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, शुगर मिल से पैसा नहीं जाता किसानों के किसानों के खातों में, डेट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एफसीआई के ऊपर काफ़ी डेट है क्योंकि वो अनलिमिटेड वीट एंड राइस किसानों से प्रोक्योर करती हैं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का फ़ायदा हो रहा है। चूँकि एफसीआई अनलिमिटेड वीट एंड राइस प्रोक्योर करती है, तो बहुत बार बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है एफसीआई के पास पैडी एंड वीट का। चैलेंजेस इन डब्ल्यूटीओ, सरकार जो किसानों से फसल प्रोक्योर करती है एमसीपी पर, डब्ल्यूटीओ का कहना है ये हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, आप एक प्रकार से सब्सिडी दे रहे हो किसानों को। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। देखो, एफसीआई जो किसानों से राइस एंड वीट प्रोक्योर करती है ना, उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जिस रेट पर मार्केट में राइस और वीट बिकता है उससे नुकसान होता है एक प्रकार से। वे फॉरवर्ड की बात करें, नीति आयोग की क्या रिकमेंडेशंस थी? प्रोक्योरमेंट सेंटर जहां पे किसानों से फसलें प्रोक्योर की जाती हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। ड्राइंग यार्ड होने चाहिए फसल को सुखाने के लिए, वेइंग ब्रिज होने चाहिए फसल को तोलने के लिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ज़्यादा गोडाउंस होने चाहिए ताकि किसान अपनी फसलों को स्टोर कर सकें, वेस्टेज कम से कम हो। प्रोक्योरमेंट सेंटर गांव में ही होने चाहिए ताकि किसानों की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचे। एमएसपी स्कीम में सुधार की आवश्यकता है ताकि जिन स्टेट्स में किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं हो रहा है उन स्टेट्स में किसानों को एमएसपी का फ़ायदा हो। फिर नेशनल फार्मर कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। एमएसपी की इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए। पैडी एंड वीट के अलावा बाकी फसलों के लिए भी एमएसपी सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। मिनिमम एमएसपी होना चाहिए, जितनी किसान को लागत आई, कॉस्ट मतलब आई, उससे 50% ज़्यादा ही होना चाहिए एमएसपी। अब इसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम नीति आयोग के द्वारा रेकमेंड की गई थी कि अगर किसान एमएसपी पे अपनी फसल नहीं बेच पाता है, फॉर एग्जांपल 100 एमएसपी है और किसान अपनी फसल को 100 पे नहीं बेच पा रहा है, तो फिर जो डिफरेंस है ना वो सरकार किसानों को दे। मान लीजिए 80 रुपये की फसल सरकार ने किसान ने बेच दी मार्केट में, तो 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, 20 रुपये एमएसपी से कम बेची है, तो 20 रुपये सरकार किसानों को दे। लेकिन नीति आयोग ने यह भी रेकमेंड किया कि आपने कैप रख दो कि डिफरेंस अगर
10% तक का रहा ना तो ही सरकार किसानों को देगी। मतलब 90 रुपये पे अगर किसान ने अपनी फसल बेची ना, तो 10 रुपये जो डिफरेंस है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा किसान को। ऐसा नहीं कि 70 पे बेच दी तो 30 रुपये भी दिए जाएंगे, अप टू 10 रुपीज़ दिए जाएंगे, अप टू 10% डिफरेंस जो है वो दिया जाएगा सरकार के द्वारा किसानों को। तो ये रिकमेंडेशन दी थी नीति आयोग ने। तो इस प्रकार से देखो आपका पूरा एमएसपी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप एड्रेस कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मेन से संबंधित आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। कल क्वेश्चन वाली स्लाइड रह गई थी, लेकिन टेलीग्राम में वो पीडीएफ के अंदर आपको मिल गए होंगे क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने थे। तो ये दो क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक गगनयान मिशन से संबंधित, एक मिनिमम स्पोर्ट प्राइस से संबंधित। ये प्री का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान से पढ़िए और सोचिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लिख दिया आंसर? पक्का लिख दिया? इस क्वेश्चन का आंसर देखो डी है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो कैसी लगी डिस्कशन आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज सैटरडे है और कल संडे, परसों मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।